देखो, यदि हम पार्ट 2 केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 है उसके सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, और लास्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये सातों के सात चैप्टर टोटल 28 मार्क्स के आने वाले हैं पेपर में, यानी एग्ज़ाम के अंदर 28 मार्क्स का इसमें से आएगा। ठीक है, अब ये सारे चैप्टर क्या है, ऑर्गेनिक, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ना तो ये फिजिकल के केमिस्ट्री के पार्ट है और ना ही ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। ये टोटल सारे चैप्टर केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही पार्ट हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें क्या है, समझना होगा कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, यानी उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाएगा भी क्या होती है। ऐसे पेपर में तो आता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम क्या है, कार्बन या उसके कंपाउंड्स की जो भी कुछ जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, यानी हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मैं बात करूँ एसीटोन, जैसे बात करूँ ग्लूकोज, जैसे बात करूँ मैं सुक्रोज, सेलुलोज, बेंजीन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, पहले क्या होता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल से ही ऑब्टेन किए जाते थे। तो जिस एनिमल से ऑब्टेन किए जाते थे या जिस प्लांट से ऑब्टेन किए जाते थे उसी के बेस पर उनका नाम रख दिया जाता था। ठीक है, लेकिन क्या है, फिर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बनाना चालू स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे लैब के अंदर बनने स्टार्ट होने लगे। फिर इतने सारे कंपाउंड बन गए कि हम सोर्स के बेस पर, यानी वो कहाँ से ऑब्टेंड हुए हैं, क्योंकि वो सारे लैब्स के अंदर बनाए गए हैं, तो उनका हम क्या है, प्रॉपर नेमिंग नहीं कर सकते, मतलब उसके आधार पर उसका नाम नहीं लिख सकते। तो उसके लिए फिर एक आईयूपीएसी सिस्टम आया। ठीक है, और आईयूपीएसी से फिर उनका नाम लिखा गया। आईयूपीएसी मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट जस्ट ए ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर एनी कंपाउंड विच आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री, उन सारे कंपाउंड्स की नेमिंग या और जो भी उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल, केमिकल, स्ट्रक्चर, सब कुछ को ध्यान में रखता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने होते हैं तो उनका हमें आईयूपीएसी नाम पढ़ना होता है। कि यदि हम आईयूपीएसी के बारे में जानते हैं, उनके नेमिंग के बारे में जानते हैं, तो कंपाउंड को पहचान सकते हैं, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, रूल्स, जिसके द्वारा हम क्या है, जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आसानी से पहचान सकें और उसका नाम लिख सकें। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको देखना है, केवल सिंपल आपको देखना है, और देखकर ये पता नहीं लगाना है कि वो ओपन चेन है या क्लोज चेन है। बस देखना है और कुछ नहीं करना है। अब मैंने ये देखा कि ओपन चेन है, ये देखा तो ये भी ओपन चेन है, फिर मैं इनको देख रहा हूँ तो ये हमारे क्लोज चेन है। राइट, क्लोज चेन होते हैं जिनमें रिंग होता है, और ओपन चेन होता है जिसमें कार्बन एक सीधी चेन के रूप में जुड़ा होता है। तो सबसे पहला ये बात ध्यान रखना, जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखना है उसका हमको, कि ये ओपन चेन है या क्लोज चेन है। ठीक है, पहला रूल ये है, उसके साथ हमें करना कुछ नहीं है, केवल देखना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2। नंबर 2 क्या रूल है हमारा, कि यदि हमारा कंपाउंड ओपन चेन है, यदि हमारा कंपाउंड ओपन चेन है तो उसमें हम कार्बन की सबसे लंबी चेन फाइंड करेंगे। यदि उसमें एक से ज़्यादा चेन है, ठीक है, तो कार्बन की सबसे लंबी चेन फाइंड करेंगे। अब इसके अंदर 2 चेन है कार्बन की, एक तो आप क्या है, एक तो यहाँ से सीधा आइए, या एक फिर सीधा आके और नीचे होते हुए इधर आ जाइए। तो जब मैं सीधा आऊँगा तो मेरे पास 6 कार्बन है इस चेन के अंदर, और जब मैं यहाँ से इधर आऊँगा तो यहाँ पे 7 कार्बन है। तो मैं फिर इस चेन को सेलेक्ट करूँगा कि भाई ये 7 कार्बन वाली मेरी पेरेंट चेन है। दूसरा ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है,
और उसको ऐसे नहीं, जैसे मैंने कवर किया हुआ है ऐसे नहीं करेंगे, बस दिमाग के अंदर उसको फिट कर लेंगे भी ये कार्बन वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है कि जो हमें ये पता चल जाता है कि लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो हम फिर क्या उस पर नंबर डालते हैं और नंबर ये देखते हैं कि उस लॉन्गेस्ट चेन में कहीं फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। सबसे शुरू में ये देखते हैं फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, और ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यदि तुम्हें फंक्शनल ग्रुप की पता नहीं है तो COOH, SO3S, COOR, COCl, CONS, CHO, COOH, NH2। पहले ये देखते हैं हम कि भाई उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। यदि है तो वहीं से ही उसी कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, वहाँ से नंबर डालना स्टार्ट कर देते हैं। यदि नहीं है तो फिर ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड तो नहीं है इसके अंदर, कहीं से डबल बॉन्ड। यदि वो भी नहीं है फिर ये देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यानी फिर और फिर बाद में सब्स्टिट्यूट। फंक्शनल ग्रुप को तो हम पीरियोडिक टेबल के अनुसार देखते हैं और सब्स्टिट्यूट को हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तरफ जुड़ा हुआ है COOH और एक तरफ जुड़ा हुआ है हमारा OH, तो मैं उधर से नंबर डालूंगा, इधर से मेरा COOH पास पड़ेगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल में पहले आ रहा है और पीरियोडिक टेबल में OH हमारा COOH से बाद में आ रहा है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट को हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। जैसे मान लीजिए Cl और Br है, तो हम Br की तरफ से नंबर डालेंगे क्योंकि Br जो ब्रोमो बोलते हैं और Cl को क्लोरो बोलते हैं। B पहले आता है, C बाद में। तीसरा पॉइंट ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें नंबर डालना हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के ऊपर, तो सबसे पहले क्या देखेंगे बताओ हम? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को याद रख लो, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर। फिर ये देखेंगे भाई यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड तो नहीं है उसमें, यदि नहीं है वो भी छोड़ो। फिर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है वो भी छोड़ दियो। यदि वो भी तीनों नहीं है तो या तो हो सकता है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो, और सब्स्टिट्यूट एक से ज़्यादा हो तो उनको देखना आपको अल्फ़ाबेटिकली। और यदि वो भी नहीं है तो फिर आप कहीं से भी जाड़ सकते हो क्योंकि फिर उसके अंदर कोई सब एडिशनल चीज़ें नहीं है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कंपाउंड ले रखे हैं, उनको नंबर दिया हुआ है। जैसे ये तो नॉर्मल कंपाउंड है, इसमें 5 कार्बन है तो 5 कार्बन में कुछ नहीं जुड़ा हुआ, यानी जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन की कोई मतलब क्या है प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना ही वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसमें कुछ नहीं। तो कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो आप फिर ये देखना है कि आप किधर से नंबर डाल दिया, तो उस कार्बन से डाल दीजिए आप या इस कार्बन से। मैंने इस कार्बन से डाल दिए, ठीक है ना, आप उससे डाल सकते हो या इससे डाल सकते हो, एक ही बात है। अब आ जाइए यहाँ पर सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे ना तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना इसमें कोई डबल बॉन्ड है, ना इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट कौन है इसमें? CH3। तो मैंने CH3 इधर से पास पड़ा, मैंने उसमें नंबर डाल दिया, आपको भी ऐसा ही करना है। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्या, अब भी सब्स्टिट्यूट इसके अंदर जुड़े हुए हैं लेकिन दो सब्स्टिट्यूट हैं, एक Br है और एक Cl है। Br मतलब ब्रोमो, Cl मतलब क्लोरो, यानी ये हमारा B से चालू हो रहा है, ये हमारा C से। तो मैं फिर इधर से नंबर डालूंगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली B मेरा पास पड़ता है। अब आ जाइए इस पे। फोर्थ वाले में देखोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसमें Br जुड़ा हुआ है एक तरफ और एक तरफ डबल बॉन्ड है। तो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, तो नहीं है इसके अंदर। फिर हम देखते हैं डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है, तो इधर से पास पड़ा है, मैंने नंबर डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने ये देखा नेक्स्ट वाले में देखा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल है, COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, पीछे आप देख सकते हो। तो COOH वाले कार्बन को मैंने एक नंबर दे दिया और फिर ऐसे मैंने नंबर डाल दिए। बिल्कुल सिमिलर मैंने इसमें किया है कि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, वो इधर से भी 3 पर आ रहा है और इधर से भी 3 पर, तो आप इधर से नंबर डालो या इधर से नंबर डालो, बात एक ही है। फिर आ रहा है मेरा नेक्स्ट 8 वाला। 8 वाले में दो का फंक्शनल ग्रुप है, एक तो CO और एक COOH। तो COOH पीरियोडिक टेबल में पहले दिख रहा है और CO बाद में आ रहा है, तो मैं सबसे पहले COOH को नंबर दूंगा 1 2 3, और ये हमारा क्या है, नंबर पड़ जाएंगे इसके। अब देखिए इसको, ठीक है, इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूट भी है, ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि नंबर सबसे पहले किसको देते हैं, उस कार्बन को जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो मैंने इस कोने वाले कार्बन को एक नंबर दे दिया। फिर मैं डबल बॉन्ड की तरफ जाऊँगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर 2 3 4 5 ऐसे ही क्या है जो मैंने बताया ना उसी के अनुसार आपको क्या है सब में ऐसे नंबर डाल देने। बस इसमें छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो, एक एक यहाँ पे देखो, इसको देखो। जब आप इसको देखोगे तो इसमें ये होता है, ठीक है, कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है और एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबर डालेंगे, तो लेकिन डबल बॉन्ड जब नंबर डालेंगे तो डबल बॉन्ड को क्रॉस होकर नंबर जाना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं डालते कोने पे एक डाल दिया, यहाँ पे दो डाल दिया, नहीं, 1 2, यानी अब डबल बॉन्ड पूरा घिर गया हमारा,
ठीक है ना, पूरा उसको नंबर हमने दे दिया 1 2 3। अब ये सब्स्टिट्यूट हमारा 3 पर, ऐसे नहीं कर सकते 1 2, तो यहाँ से देखेंगे नज़दीक पड़ रहा है 1 2, लेकिन क्या ऐसे क्रॉस होकर आना चाहिए नंबर, तो ये बात ध्यान रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर भी नंबर डाल रखा है, इसमें भी क्रॉस होकर आना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा वही है फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड, तो आपको इसको ऐसे ही डालना है। और यदि हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को पहले, क्योंकि डबल पहले फंक्शन ग्रुप आता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबर डालेंगे और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चले जाएंगे। ओके, इस प्रकार से यदि आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो हम नंबर आसानी से डाल सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखेंगे तो रूल नंबर 4 है, जब हमारा नंबर डल जाता है ना, नंबर डलने के बाद तुरंत हम नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब नाम लिखने के लिए आपको ये टेबल ध्यान रखनी है कि पहले किसका नाम आएगा, सेकंड किसका आएगा, थर्ड किसका, फोर्थ किसका, 5 किसका। हमेशा ध्यान रखना है इस टेबल को कि पहले हमेशा 2p का नाम आएगा, यानी 2 डिग्री p, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स यदि है तो, नहीं है तो फिर वर्ड रूट का नाम आएगा, और वर्ड रूट के बाद किसका आएगा, 1 डिग्री सफिक्स का, और फिर आएगा 2 डिग्री सफिक्स का। अब एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें फर्स्ट यानी 2p 1p और 2s ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन WR और 1s तो इसके अंदर होंगे ही होंगे, यानी WR और 1s तो हमेशा ही होंगे, इनकी पॉसिबिलिटी है, ये है या नहीं है, ठीक है। ये कंपाउंड में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट का नाम लाते हैं, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लाते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूट बोला जाता है कि हमें सब्स्टिट्यूट के बारे में बताता है। तो जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे सब्स्टिट्यूट हैं, अब इन्हें याद कर लो, ठीक है। और जैसे जैसे ये कंपाउंड्स के अंदर लगते चले जाएंगे, इनका यूज होता चला जाएगा, धीरे धीरे हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें याद हो जाते हैं, पहली बात, ठीक है। जैसे F के लिए फ्लोरो लिखते हैं, ऐसे ही Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो, CH3 जुड़ा हुआ है तो मैथिल, यानी CH4 को मैथिन बोलते हैं, मिथेन। और यदि उसमें से H हटा दिया तो Yl जुड़ जाता है तो मिथाइल हो जाएगा, या मैथिल बोल दो। ऐसे ही एथिल इसको बोलेंगे। नॉर्मल प्रोपाइल, यदि कार्बन 3 है तो नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे। कार्बन अब मैंने पहले से हटाया तो नॉर्मल हो जाएगा, दूसरे से हटाया तो आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। ध्यान रखना आइसोप्रोपाइल ये कंडीशन होती है। ऐसे ही नॉर्मल ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है। सेकेंडरी ब्यूटाइल दूसरे से हटाऊंगा तो सेकेंडरी बने, देखो यहाँ से मैंने दूसरे हटाया तो आइसो बना था, और यहाँ से ब्यूटेन में से हटाऊंगा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि तुम्हें कन्फ्यूज हो कि मैंने यहाँ से हटाया तो ये आइसो क्यों नहीं बना, बस इसको आप सेकेंडरी बोलोगे। आइसो मैं इसको बोलूँगा। अब इसके अंदर ये कंडीशन आइसो बन गई और एक कार्बन एक्स्ट्रा होने से आइसो ब्यूटाइल बन गया। और ये टर्ट ब्यूटाइल है, यानी टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे इसको। एक कार्बन है, उसके दोनों तरफ 3 कार्बन है, 3 CH3 है, और इस प्रकार से इसे टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लियर हो गया। ऐसे ही ये हमारा NO2 है, नाइट्रो बोलेंगे, NH2 अमीनो बोलेंगे, OH के लिए हाइड्रोक्सी। देखो OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप भी है, और OH जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप जिसको हम पहले नंबर देते हैं वो तो फंक्शनल ग्रुप ही माना जाता है। लेकिन यदि एक ही कंपाउंड में 2 प्रेजेंट हैं तो पहले वाले को तो फंक्शनल ग्रुप ही मानेंगे, लेकिन दूसरे वाले को हम सब्स्टिट्यूट मानेंगे। इसलिए कभी कभी क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दोनों में ये दोनों हो सकते हैं मेनली, या तो OH या CO। तो OH यदि होगा तो उसके लिए हाइड्रोक्सी लिखेंगे, ठीक है। और जब इसे फंक्शन ग्रुप मान लेंगे तब इसके लिए ऑल लिखते हैं। ऐसे ही कीटोन होता है, कीटोन के लिए ऑन लिखते हैं हम, ONE। लेकिन क्या है, जब इसको सब्स्टिट्यूट माना जाएगा, यानी जब इससे ज़्यादा प्रियोरिटी का फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसे ऑक्सो लिखेंगे इसके लिए। ये बात ध्यान देने वाली है। ऐसे ही मेथॉक्सी, इथॉक्सी। ऐसे ही जब कोई रिंग है, रिंग में से कोई हाइड्रोजन निकल जाता है, रिंग जुड़ा होता है, तो जैसे तीन कार्बन है उसमें साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल। और बेंजीन रिंग जब किसी से जुड़ा तो उसे फिनाइल बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये सारे सब्स्टिट्यूट तुम अच्छे से याद कर लेना। कुछ आगे मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा क्वेश्चन की, तो कुछ समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता है किसी भी कंपाउंड की साइक्लिक नेचर के बारे में, कि कंपाउंड हमारा साइक्लिक है या नहीं है। यदि कंपाउंड हमारा साइक्लिक है तो उसका वर्ड रूट से पहले साइक्लो वर्ड ऐड कर देते हैं उसमें, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। जैसे इसमें जो है, सबसे पहले तो मैं सब्स्टिट्यूट का नाम लाऊंगा तो ब्रोमो लिख दिया मैंने। अब इसमें जो वर्ड रूट है यानी कार्बन की संख्या है वो 6 है, तो उसके लिए हेक्स लिखूंगा। लेकिन हेक्स से पहले क्योंकि ये साइक्लिक रिंग है तो मैं साइक्लो वर्ड लगा लूँगा इसमें। हर में ऐसा ही करना जिसमें ये सारे रिंग प्रेजेंट हो, उनसे पहले आपको वर्ड साइक्लो जरूर यूज़ करना है।
दूसरी बात ये आती है हमारी। तीसरा होता है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें कार्बन की संख्या के बारे में बताता है, इसे रूट वर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है ना, या वर्ड रूट बोल दो, ठीक। तो कार्बन की संख्या ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। एक होती है तो मैथ, 2 के लिए ऐथ, 3 के लिए प्रॉप, ऐसे ही 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक, 11 के लिए अनडैक और 12 के लिए डूडैक। ऐसे भी आगे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए 10 तक मुझे लगता है कि कहीं पर भी आपको, यदि आपको 10 तक याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो फिर तीसरे नंबर पे हम वर्ड रूट का नाम लाते हैं। और चौथे नंबर पे लाते हैं हम प्राइमरी सफिक्स का नाम। यानी प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है। यदि कार्बन कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं बाद में, और डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं, डबल बॉन्ड के साथ सिंगल जरूर होगा, लेकिन फिर सिंगल के नाम नहीं लाएंगे, फिर डबल बॉन्ड के लिए ही लिखेंगे, इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखेंगे हम आइन। तो चौथी बात ये हमें ये लाते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। अब हमारा लास्ट है, नेमिंग का लास्ट स्टेप है। नेमिंग का लास्ट स्टेप ये है कि फिर आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स का नाम। सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब फंक्शनल ग्रुप ये जो मैंने लिख रखे हैं ना, ये सारे प्रियोरिटी टेबल के अनुसार लिखे हुए हैं। एज पर एनसीईआरटी दिस इज द प्रियोरिटी टेबल फॉर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। दैट यू हैव टू लर्न दैम वन बाय वन। जैसे फंक्शनल ग्रुप यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सिंबल होगा COOH और सफिक्स लगाएंगे ओइक एसिड। यदि सल्फोनिक एसिड है तो सिंबल होगा SO3H और सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही आएगा। यदि एस्टर है तो COOR होगा और सफिक्स आएगा OAT। एसिड हैलाइड के लिए COCl होगा, Cl की जगह BrIF कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि Cl है तो ऑयल क्लोराइड लाएंगे, Br है तो ऑयल ब्रोमाइड लाएंगे। अब एमाइड है, एमाइड के लिए CONH2 ग्रुप होता है, जहाँ पर भी CONH2 ग्रुप हो वो उसे एमाइड बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए एमाइड लिखते हैं। जहाँ पर साइनाइड हो उसे CN बोलते हैं, लेकिन सफिक्स क्या लगाते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं। एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप होता है, उसके लिए अल लगाते हैं। कीटोन के लिए CO होता है, इसके लिए ऑन लगाते हैं। एल्कोहल के लिए OH होता है, इसके लिए ऑल लगाते हैं, यानी सफिक्स हैं ये सारे। NH2 के लिए एमीन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। अब ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारे रूल। अब मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि जब भी आपको कोई IUPAC नेम लिखना है तो आपको क्या देखना है, ठीक है ना। जस्ट आई रिपीट वन बाय वन। सबसे पहले आपको देखना है कि कंपाउंड को ओपन चेन है या क्लोज चेन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही लिखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। नाम बिल्कुल कोई गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। शुरू में होगा, लेकिन जैसे ही आप 10-20 नाम लिखोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू कंटिन्यू राइट द राइट नेम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें यह है, मैंने बताया था कि रूल देखो। सबसे पहले कंपाउंड को देखो, ओपन चेन है क्लोज चेन है, देख लिया ओपन चेन है। दूसरा रूल लगा लो, ओपन चेन है तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम की फाइंड कर दो, ठीक है जी, फाइंड कर ली वो भी। तीसरा देखो, तीसरा देखना अभी नंबर किधर से डालें। नंबर डालने का एक बहुत सिंपल सा रूप है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, और फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। मान लीजिए नहीं है, छोड़ दो। डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड भी नहीं है, उसे भी छोड़ दो। ट्रिपल बॉन्ड देखो, वो भी नहीं है, उसको भी छोड़ दो। सब्स्टिट्यूट है, मान लीजिए वो भी नहीं है, तो आप किधर से नंबर डाल दो। और यदि इनमें से कोई सा है तो उसमें देखो कि हमारा, मैंने सबसे पहले किसको बताया, यदि फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से सबसे पहले नंबर डालो। और डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को देखो। ऐसे ही मैंने जो बताया। और यदि हमारे पास सब्स्टिट्यूट है तो फिर अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज करके और फिर नंबर डाल दो फटाफट और नाम लिख दो। और चौथा आता है हमारा नाम लिखना। नाम लिखने के लिए बहुत सिंपल मैंने बात बताई तुम्हें कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखा जाता है, वो भी अल्फ़ाबेटिकली। एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है तो अल्फ़ाबेटिकली नाम लिख दो, ठीक। और उस कार्बन को भी इंक्लूड करो जिस कार्बन पे वो हमारा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आता है हमारा, यदि कंपाउंड साइक्लिक नेचर का है तो साइक्लोवर्ड आता है, फिर वर्ड रूट का नाम आता है, फिर हमारा क्या है, प्राइमरी सफिक्स आता है जो हमें बॉन्डिंग के बारे में बताता है, और फिर लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम इसके अंदर कुछ नेमिंग के एग्जाम्पल और फिर अपने प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, अब हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और इसके अंदर होगी कि जब भी हम क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अलग अलग रूपों में लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक। तो उनको हम बोलते हैं फॉर्मूला।
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा किस प्रकार के फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कहीं लिखा होगा बिल्कुल एज इट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे कार्बन एक साथ लिखे होंगे, हाइड्रोजन एक साथ लिखे होंगे और जो भी उसके अंदर एटम्स हैं वो एक साथ जुड़कर लिखे होंगे इस प्रकार का। और वो ये जो है ना, जितने भी एग्जैक्ट फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना, ऑलवेज रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैं एक शॉर्टेस्ट एटम इसके अंदर जो कम से कम एटम्स का एक रेशियो लूँ तो उसको एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। यानी मैं इसमें 2 का डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से ज़्यादा का डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। फिर आता है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूले में एटम मतलब क्या है, बॉन्ड नहीं दिखाए थे, तो बॉन्डों को इस प्रकार से हम ऐसे जो भी इसके अंदर ग्रुप जुड़े होते हैं उनको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक जैसे ग्रुप बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको हम ब्रैकेट में करके उनका जो नंबर होता है उनको नीचे हम सफिक्स में लगा देते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा चौथा कंप्लीट फार्मूला। तो पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और कंप्लीट फार्मूला। कंप्लीट में बॉन्ड भी दिखाओगे, ऐड एटम भी दिखाओगे, जितने भी बॉन्ड हैं और जो एटम जितने बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ वो सारे आपको दिखाने पड़ेंगे। फिर है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला में एटम आपको दिखाने नहीं है, केवल क्या है, एक बॉन्ड लाइन बना के, और क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन को तो आपको रिप्रेजेंट करना ही नहीं है, जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको एक लाइन खींच कर ही रिप्रेजेंट कर देना। हमें ध्यान रखना कि जो लाइन जिस लाइन के कोने पे जुड़ा हुआ है हमेशा सी। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि एक इसने बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं ऑलरेडी, एक इधर और एक इधर, तो 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। इस कार्बन में भी एक इधर बॉन्ड बन रहा है, एक इधर, और 2 हाइड्रोजन से बन रहे होंगे, तो वो मैंने हिडन कर दिए हैं बॉन्ड लाइन फार्मूले में, वो एटम हिडन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समझना है आपको। और छठा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब सिंपल ये हो गया कि जो हमारे बुक के अंदर ज़्यादातर हम लिखते हैं, उसमें कहीं बॉन्ड भी दिखा देते हैं, कहीं सारे बॉन्डों को दिखाते नहीं है, इस प्रकार से हम फार्मूला लिख देते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें एक ही है, सब एक ही केमिकल कंपाउंड के फार्मूले हैं, इनको ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। कुछ और पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी आप IUPAC नेम लिख रहे हो तो 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। जैसे मान लीजिए 2 ब्रोमीन है तो फिर आपको डाई लगाना पड़ेगा, 2 CH3 हैं तो आपको डाई लगाना पड़ेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बेंजीन के ऊपर CHO है, मैंने अभी पहले बताया था CHO के लिए मैं क्या लगाता हूँ, अल लगाता हूँ, लेकिन यदि बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है तो इसको नंबर नहीं दिया था, तो इसके लिए कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है। कार्बेल्डिहाइड यानी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, वैसे बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम बोल देते हैं, लेकिन IUPAC नेम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड है इसका, ठीक है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें कि यदि हमारा बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तब उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और एक हमारा ईथर होता है, यानी एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में लास्ट में ईथर टॉपिक है, तो ईथर का नाम जब लिखा जाता है तो जनरली ईथर को एल्कोक्सी एल्केन बोला जाता है, और उसका जो ऑक्सीजन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, यानी CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, कोई बेंजीन रिंग हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बीच में O होगा तो समझ जाना ईथर है वो। अब ईथर का जब नाम लिखा जाता है तो एल्कोक्सी एल्केन, ये इसके कंडीशन होती है। एल्कोक्सी O के उधर वाले को लिखेंगे इधर कार्बन कम होंगे, जैसे मान लीजिए इधर कार्बन क्या है, O के इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक के लिए मैथ लगा दे तो मैथॉक्सी लिख दिया। अब क्योंकि इधर कार्बन भी ऑक्सीजन के एक ही है तो इसको लिखेंगे मीथेन। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के इधर कार्बन एक और इधर 2 हैं, तो कम कार्बन के लिए तो क्या लगाना है हमें, ऑक्सी पार्ट में ले जाना, जैसे कि इसको तो लिख जाऊँगा मैं CH3 के साथ ऑक्सीजन को, तो मिथॉक्सी हो जाएगा ये। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखूँगा मैं, इथेन लिखूँगा। तो ये ध्यान रखना है हमको, जैसे अब इन दोनों में तो सेम है तो इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग है, इस एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 है, तो एक वाले को तो मैं एल्कोक्सी मानूंगा और 3 वाले को मैं एल्केन मानूंगा, तो इसको 2 मिथॉक्सी, यानी 1 2 3 जब नंबर डालूंगा तो 2 पर आ जाएगा, तो 2 पर आ रहा है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन बोलूँगा। एक हमें ये बात ध्यान रखनी है कि बेंजीन रिंग के अंदर पोजीशन होती हैं, पहली और दूसरी पोजीशन है तो उसको बोलूँगा मैं ऑर्थो, पहली और तीसरी को बोलूँगा मैं मेटा, और पहली और चौथी को बोलूँगा मैं पैरा पोजीशन। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे क्या है पैरा के रूप में, ऑर्थो के रूप में या मेटा के रूप में नेमिंग होती है, तो हमें वो भी क्या है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ IUPAC नाम की। जैसे हमारा पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स,
ठीक है। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले आपको 10.2 क्वेश्चन होगा। बुक अपनी खोल लेंगे, बुक ओपन करने के बाद 10.2 क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे। वो पेज नंबर 285 पर है। कैसे करेंगे, देखो उसमें लिखा हुआ है मॉलिक्यूल ऐसे है, इस प्रकार से मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, लेकिन इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आ गया नहीं, इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी लिखना हो, आपको भी ट्राई करना है कि मैं ऐसे मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लिख दिया CH3, ये CH3 यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने लगाया सिंगल बॉन्ड, ये जो आ रहा है, फिर यहाँ पे कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन है, तो फिर मैंने कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन CH लगा दिया, तो CH आ गया, फिर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर आगे CH है, फिर मैंने आगे CH लगा दिया, फिर आगे गया मैं, फिर CH है, ए कोने वाला और HE, CH लगा दिया। CH के आगे इसमें नीचे जोड़ रखा मैंने, आगे जोड़ दिया CH3, आप जोड़ सकते हो, और ऊपर लगा दिया मैंने Br। तो सब कार्बन के क्या है, 4 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड होने चाहिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट होता है। यदि कम बॉन्ड बन रहे हैं तो इसका मतलब मॉलिक्यूल हमारा गलत है। अब मैंने देख लिया भी ओपन चेन, सबसे पहले फिर मैं इसका IUPAC नाम लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो देखना, देखो मैं हम उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे पढ़ी थी, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके अंदर ओपन चेन है या क्लोज चेन है। तो मैंने देख लिया मेरा कंपाउंड कैसा है, ये ओपन चेन है। अब जाता है इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, तो वो मैंने देख ली, इसमें 5 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, फिर ये दिक्कत आती है भी नंबर किधर से डालें। तो ये देखेंगे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसके अंदर, छोड़ो। फिर देखेंगे डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो इधर से तो पड़ रहा है वो 3 पर और इधर से पड़ रहा है 2 पर। तो मैंने क्लियर बताया कि जिधर से पास पड़े, हमें इससे मतलब नहीं है Br से, हमें मतलब है अपने डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है तो इधर से मैंने नंबर डाल दिया, और फिर क्या कर दिया, नंबर डालने पर तुरंत इसका नाम लिखा जाता है। नाम मैंने सबसे पहले होता है, सब्स्टिट्यूट का नाम सबसे पहले आता है, तो सब्स्टिट्यूट है इसके अंदर Br, और वो भी चौथे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो 4 ब्रोमो। फिर आता है इसके अंदर साइक्लिक नेचर, अब साइक्लिक रिंग है नहीं इसके अंदर, तो साइक्लोवर्ड नहीं आएगा। फिर आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट है इसके अंदर 5, यानी कार्बन संख्या 5 है, 5 के लिए लगाऊंगा पेंट, ठीक है। फिर आएगा मेरा 1°S, 1°S मतलब प्राइमरी सफिक्स, जो हमें बॉन्डिंग के बारे में बताया। मुझे पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, जब सिंगल बॉन्ड भी है डबल भी है तो डबल की वरीयता होती है, डबल को प्रायोरिटी दी जाती है, सिंगल को नहीं दी जाती, ठीक है। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में आ रहा है, तो उन कार्बन में जो कम कार्बन है उसका नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 2 इन, लाइक दैट। अब आपको ऐसे ये प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है, यानी सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। अब हमारा नेक्स्ट है इंटेक्स क्वेश्चन 10.1, ये भी पेज नंबर 285 पर है, यानी 285 पर है। और इनमें क्या है, हमें नाम दिए हुए हैं और हमें उनकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो जब भी नाम दिए हुए होते हैं और स्ट्रक्चर बनानी होती है, तो सबसे पहले क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है हमारा 2-chloro-3-methyl-pentane, तो सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड करके 5 कार्बन लगा लेना, यानी C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C, 5 कार्बन, ठीक है। तो मैंने 5 कार्बन लगा लिए पेंट की वजह से, ठीक है। अभी और कुछ नहीं करने वाला, मैंने सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। फिर मैं दूसरे कार्बन पर जोड़ूंगा Cl और तीसरे कार्बन पर जोड़ूंगा CH3, ठीक है। यानी दूसरे पर क्या जोड़ूंगा मैं, Cl, और तीसरे पर CH3 जोड़ूंगा। और फिर मैं हाइड्रोजन लगा के, जैसे मान लीजिए मैंने दूसरे, पहले मैंने सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाया, मैंने हाइड्रोजन, ऐसे एज्यूम करो कि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। फिर मैंने दूसरे पर क्या जोड़ दिया, Cl, तीसरे पर क्या जोड़ दिया, CH3। फिर मैंने इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे CH3 लगा दिया। फिर यहाँ पे एक 2 3 तो पहले बना रखे हैं, एक H लगा दी, यहाँ पे एक H लगा दी, यहाँ पे 2 H लगा देंगे और यहाँ पे 3 H लगा देंगे, हो गया कंपाउंड। ऐसे ही आपको सारे करने हैं ये, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, जैसे ये हमारे पास है 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, तो सबसे पहले 7 कार्बन लगा लेंगे हेप्टेन के लिए, तीसरे पे आयोडीन जोड़ देंगे, और चौथे पे टर्ट ब्यूटाइल। मैं अब पीछे देख लो, सब्स्टिट्यूट में सबसे लास्ट में मैंने लिखवाया था, सबसे लास्ट में नहीं, जो भी लिखवाया था वहाँ पे देख लेना, सब्स्टिट्यूट में टर्सरी ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो मैंने बताया था एक C होता है और तीनों उसके तरफ CH3 होते हैं, और उस C के आगे मैंने एक डंडा सा खींच दिया, यानी बॉन्ड बनाया था, उस बॉन्ड से ही इस C को जोड़ देना, और जो इसके अंदर रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं या रिमेनिंग ग्रुप हैं उनको ऐसे ही क्या अटैच कर देना, ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। इसमें भी आपको यही देखना है, सबसे पहले बेंजीन बनाना है,
तो 1 पे ब्रोमो जोड़ दो, 2 पे मिथाइल जोड़ दो, क्योंकि 1 2 ऐसे करते हैं, मतलब जो ये पहले पर है फिर दूसरे पर तीसरे पर ऐसे, चौथे पे जुड़ा हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब पीछे देखना सब्स्टिट्यूट में सेकेंडरी ब्यूटाइल किसको बोलते हैं, तो मैंने बताया था कि जब ब्यूटेन में दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हट जाता है तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही बॉन्ड लगा दिया था, तो उसको मॉलिक्यूल को ऐसे ही आके यहाँ पे जोड़ देना, यानी उसी बॉन्ड से जो मैंने वहाँ पर छोड़ रखा है, राइट। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ये सारे नामों को प्रैक्टिस करो। फिर मैंने कुछ प्रैक्टिस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, इन नामों की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस में मैं बता देता हूँ, जैसे कि पहला नाम है, पहले नाम को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे और में भी लिख रखा मैंने, तो उसमें देखना, जैसे मान लो CH3 के लिए लिखते हैं हम मिथाइल और Cl के लिए लिखते हैं हम क्लोरो, तो Cl पहले आता है, Cl की तरफ से नंबर डाल के हम फिर उस अल्फ़ाबेटिकली उसे लिखते हैं। तो पहले का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और दूसरे का नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन, या क्योंकि 1 पे ही जुड़ा हुआ और तो कुछ है नहीं जुड़ा हुआ तो मिथाइल बेंजीन बोल देते हैं, टॉलुइन भी बोल देते हैं इसका हमको। और अगले वाले को बोलते हैं बेंजीन एमीन, क्योंकि NH2 के लिए एमीन लगाते हैं हम, या इसे टॉलुइन या इसे बोलते थे एनिलीन। फिर है हमारा बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, BDC बोल देते हैं इसको, तो ये अलग है। अब जैसे ये है, इसका नाम लिखना आपको, तो इसमें ये देखना कि भाई हमें रिंग जो है इससे जुड़ा, क्योंकि प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड को देंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ से नंबर डालेंगे हम, तो नीचे नहीं जाएंगे रिंग, क्योंकि ये अलग इसकी जो रिंग है, रिंग की स्ट्रक्चर, रिंग के अंदर नमक अलग अलग से डाला जाता है, ये अलग है, तो ये 1 2 डालेंगे बस, 1 2। तो 1 पे जुड़ा हुआ है फिनाइल, जो मैंने बोला तो कि बेंजीन जब जुड़ा होता है तो फिनाइल बोलते हैं, तो 1 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे, आ रहा है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, तो 1 फिनाइल इथीन हो जाएगा। ऐसे ही इसको बोलेंगे 1 2 3, 3 फिनाइल प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड इसके पास पड़ रहा है। इसको लिखेंगे 1 2, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन, ऐसे लिख देंगे इसको यहाँ से 1 2 3, क्योंकि ये फिनाइल है और ये Br है, Br पहले आता है, P बाद में, तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन बोल देंगे। ऐसे इसको, ये हमारा इथाइल और ये हमारा नाइट्रो है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यानी यहाँ से डालेंगे तो 4 पे आ रहा नाइट्रो, तो 1 पे आ रहा इथाइल, 1 इथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, अब जैसे साइक्लो वाला, जो साइक्लो वाले रूल थे, ठीक है ना, साइक्लो में क्या करते हैं, इसमें इसके अंदर क्या आ रहा है कि सब्स्टिट्यूट तो है नहीं इसके अंदर, ये फंक्शनल ग्रुप है ऑल, तो इसको बोल देंगे साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे भाई, यहाँ से नंबर डालेंगे, तो 1 2 3, यानी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है, इसको साइक्लोहेक्सीन ही बोलेंगे। अब इसको 1 2 3 ऐसे नंबर डालेंगे, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बोल देंगे। इसको इधर से नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5, आ गया नहीं। इसको हम क्या है, फंक्शन ग्रुप इधर है तो इधर से नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारा फंक्शन ग्रुप इधर है, ये CHO है, CHO फंक्शन ग्रुप होता है। अब देख लेना CHO किसके लिए बोलते हैं, एल्डिहाइड के लिए, 1 2 3 4, इसके अंदर हमारा COOH है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये 2 इथाइल इथाइल जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब ये फंक्शन ग्रुप हमारा CO है, तो 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऐसे लिख देना 1 2 3 4, लाइक दैट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो इनमें से तो पूछना, ओके।